साथियों, युग की मांग प्रतिभा पुरस्कार। प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम को, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बढ़ाए रखते हुए आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 30 से प्रतिभा संवर्धन का मूल्य भी चुकाया जाए। मित्रों, गांधी युग में जो सत्याग्रही उभर कर आगे आए थे, वे स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, यशस्वी बने। ताम्रपत्र, पेंशन और आवागमन के मुफ्त पास प्राप्त करने के लाभों से गौरवान्वित हुए। जो उनमें वरिष्ठ और विशिष्ट थे, वे देश का शासन सूत्र संचालन करने वाले मूर्धन्य बने। बापू के संपर्क में रहे नेहरू, पटेल जैसे अनेकों रत्न ऐसे हैं जिनके स्मारकों को नमन किया जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर यशोगाथा पढ़कर भाव विभोर हुआ जाता है। यह उनकी प्रचंड प्रतिभा का प्रतिफल मात्र है। यह उनकी प्रचंड प्रतिभा का प्रतिफल मात्र है। यदि वे संकीर्ण स्वार्थ परायणों की तरह अपने मतलब से ही मतलब रखते तो मात्र कुछ सुख साधनों से मन बहला पाते। प्रकाश स्तंभ बनने के सुयोग्य सौभाग्य से तो उन्हें वंचित ही रहना पड़ता। जो उन दिनों कृपणता धारण किए रहे, वे अग्रगामियों के साथ अपनी तुलना करने पर माया मिली न राम वाली स्थिति पर पश्चाताप ही करते रहते हैं। पर बीता हुआ समय पुनः लौटता कहाँ है? प्रश्न है। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा जैसे की महान उपलब्धियां स्मरण करके हर विचारशील का अंतःकरण उमगता है कि यदि उन्हें ऐसा ही श्रेय मिल सका होता तो कितना अच्छा होता। उस अवसर को गंवाकर वे जिस ललक लिप्सा की पूर्ति का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, उसे भी कौन साकार कर पाता है? तृष्णा मरते समय तक प्रौढ़ ही बनी रहती है। शेख चिल्लियों का समुदाय कुबेर जैसा धनाढ्य और इंद्र जैसा प्रतापी बनने के सपने देखता है, पर अब निष्कर्ष की बेला में मात्र इतना ही प्रतीत होता है कि कोल्हू के बैल की तरह पिलते और पिसते हुए समय बीतता गया। शमशान के भूत पलीत की तरह डरते और डराते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। भाग्यवान वे हैं जिन्होंने आदर्शों के साथ रिश्ता जोड़ा, महानता का मार्ग अपनाया और ऐसा कुछ कर दिखाया जिसका अनुसरण करते हुए असंख्यों को गौरव गरिमा का लक्ष्य प्रदान करने वाला ऊर्जा भरा प्रकाश उपलब्ध होता रहे। मूर्खता और बुद्धिमत्ता के चयन के लिए इसी चौराहे पर सही निर्णय करने का अवसर है। मूर्खता और बुद्धिमत्ता के चयन के लिए इसी चौराहे पर सही निर्णय करने का अवसर है। वैसा अवसर सुयोग भी इन्हीं दिनों है जिसका लाभ भागीरथ और अर्जुन ने अपनी उदात्त साहसिकता के बदले खरीदा था। वरदान अनायास ही किसी को कहाँ मिलते हैं। देवता कुपात्रों और असमर्थों पर कृपा करते हैं। पात्रता की गहराई रहने पर ही वर्षा का पानी विशाल जलाशय के रूप में लहराता है। यह युग संधि का प्रभात पर्व ऐसा है। यह युग संधि का प्रभात पर्व ऐसा है जिससे महाकाल को प्राणवान प्रतिभाओं की असाधारण आवश्यकता पड़ रही है। दैवी प्रयोजन महामानवों के माध्यम से ही क्रियान्वित होते हैं। अदृश्य शक्तियां तो उनमें प्रेरणा भरती हैं। अदृश्य शक्तियां तो उनमें प्रेरणा भरती हैं और
प्रेरणा भरती हैं अदृश्य शक्तियां। साथियों, यह व्यक्ति का स्वतंत्र निर्धारण होता है कि उन्हें अपनाए या ठुकराए। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि दुष्ट कौरव तो पहले से ही मरे पड़े हैं, मैंने उनका पहले ही तेज हरण कर लिया है। तुझे तो धर्म युद्ध में निरत होकर मात्र श्रेय भर गले धारण करना है। वस्तुतः युग की विकृतियों का शमन होना ही है। नवसृजन का ऐसा महायज्ञ जाज्वल्यमान होना है जिससे आगामी लंबे समय तक सुख शांति और प्रगति का वातावरण बना रहे, एकता और समता को मान्यता मिले, ध्वंस का स्थान सृजन ग्रहण करे और चेतन तथा भौतिक शक्तियों का नियोजन मात्र सत्प्रयोजनों के निमित्त होता रहे। इसी उज्जवल भविष्य को सतयुग की वापसी नाम दिया गया है। अनीत की असुरता का दमन देवताओं की सामूहिक शक्ति संग शक्ति दुर्गा के अवतरण से संभव हुआ था। लगभग उसी पुरातन प्रक्रिया का प्रत्यावर्तन नए सिरे से नए रूप में इन दिनों संपन्न होने जा रहा है। उस प्रवाह में सम्मिलित होने वाले सामान्य पत्तों की तरह हल्के होते हुए भी शर्ता की धारा पर सवार होकर बिना कुछ विशेष प्रयास के ही महानता के महासमुद्र में जा मिलने में सफल हो सकेंगे। अपने काम से किसी से कुछ पाने के लिए कहीं नहीं जाना एक बात, अपने काम से किसी से कुछ पाने के लिए कहीं जाना एक बात, और किसी समर्थ सत्ता द्वारा अपने सहायक के रूप में बुलाए जाने पर वहां पहुंचना सर्वथा दूसरी बात। पहली में एक पक्ष की दीनता और दूसरे पक्ष की स्वाभाविक उपेक्षा भर रहती है, पर आमंत्रित अतिथि को लेने स्टेशन पर माला लेकर पहुंचना और सम्मान पूर्वक ठहराया जाता है। उसके वार्तालाप को भी प्रमुखता दी जाती है और ऐसा आधार खड़ा किया जाता है कि आमंत्रित व्यक्ति में निमंत्रण का उद्देश्य समझने और उसमें सहभागी बनने की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। महाकाल द्वारा प्रज्ञा परिजनों को भेजे गए आमंत्रण को इसी रूप में देखा समझा जाना चाहिए। राम स्वयं ऋषिमुख पर्वत पर गए थे और सुग्रीव हनुमान को सहयोग हेतु सहमत करके लौटे थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के घर जाकर उन्हें देव संस्कृत के पुनरुद्धार में संलग्न होने के लिए सहमत किया था। अर्जुन को स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाने से लेकर धमकाने तक की नीति अपनाकर युद्धरत होने के लिए वाधित किया था। समर्थ और शिवा के चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच भी ऐसा ही घटनाक्रम बना था। साथ ही उन्हें आवश्यक शक्ति और सफलता प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त तारतम्य बिठाया था, जिन्हें पारदर्शी दृष्टि प्राप्त है। साथियों, जिन्हें पारदर्शी दृष्टि प्राप्त है वे देख सकते हैं कि महाकाल ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए प्राणवानों के सामने गिड़गिड़ाने का उपक्रम नहीं किया है। प्राणवानों के सामने गिड़गिड़ाने का उपक्रम नहीं किया है, वरन सुनिश्चित संभावनाओं में भागीदार बनकर अजस्त्र सौभाग्य प्रदान करने के लिए चुना है। इस तरह बरसने वाले वरदान की उपेक्षा अवमानना करना किन्हीं अदूरदर्शी हतभागियों से ही बन पड़ेगा। लोभ मोह के बंधन में फंसने और बंधे रहने के लिए तो हीन स्तर के प्राणी भी स्वतंत्र हैं। फिर मनुष्य अपनी गर्मा भरे भविष्य को यदि उसी तुच्छता पर आधारित करने का हट करे तो उसे किस प्रकार समझदारों की पंक्ति में बिठाया जा सकेगा।
सरकार मोर्चे पर सैनिकों को लड़ने भेजती है। सरकार मोर्चे पर सैनिकों को लड़ने भेजती है तो उनके लिए आवश्यक अस्त्रों, उपकरणों, वाहनों की भोजन आच्छादन की व्यवस्था भी करती है और उनके घर परिवार के सदस्यों के निर्वाह हेतु वेतन भी प्रदान करती है। युग सृजन के लिए कटिबद्ध होने वालों को आवश्यक प्रतिभा से लेकर उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नवसृजन की संभावना तो पूरी होने ही वाली है, क्योंकि उसके न बन पड़ने पर महाप्रलय ही शेष रह जाती है, जो कि सृष्टा को अभी स्वीकार नहीं। व्यक्ति और समाज अब इस कदर गुथ गए, व्यक्ति और समाज अब इस कदर गुथ गए हैं कि दोनों का पारस्परिक तालमेल पानी और मछली जैसा अविच्छिन्न हो गया है। कोई निजी उन्नत से, निजी सुविधा संपादन भर से सुखी नहीं रह सकता। संबद्ध वातावरण यदि विपन्न है तो किसी सज्जन की भी शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। अग्नि और महामारी किसी घर विशेष तक सीमित नहीं रहती। गुंडागर्दी एक जगह पनपेगी तो समूचे क्षेत्र में विग्रह खड़ा करने का निमित्त कारण बनेगी। बढ़ी हुई जनसंख्या और आधुनिक प्रगति के फलस्वरूप अब निजी जीवन को सही बना लेने भर से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जनमानस के गिरे हुए स्तर को उभारना, प्रकारांतर से अपनी और अपने परकर की सुरक्षा करना है। सामूहिक जीवन मनुष्य की नियति है। इन दिनों सामूहिकता और भी अनिवार्य हो गई है। अपने मतलब से मतलब रखने की नीति अपनाने वाले यह नहीं समझते कि समुन्नत समाज के घटक ही वास्तव में सुखी रह सकते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए विशेषतया उच्च स्तरीय वातावरण में रहना, उत्कृष्ट सोचना और आदर्शवादी क्रियाकलापों में निरत रहना चाहिए। निजी सुधार एवं अभ्युदय भी इसके बिना नहीं हो सकता। अपनी स्थित लोकसेवी और उदार चेतता सद्गुणी रखे बिना किसी भी शारीरिक बनावट मात्र से प्रभावशाली होने का अवसर नहीं मिल सकता। सद्गुणों का बाहुल्य एवं अभ्यास ही किसी को इस योग्य बनाता है कि वह अन्यान्यों का सम्मान एवं सहयोग अर्जित कर सके। इसी सफलता के आधार पर किसी की प्रतिभा और गरिमा का वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है। आवश्यक है कि संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में ही अपनी समूची क्षमताएं न खपा दी जाएं। जिसमें जितना लाभ दिखाई पड़ता है उसकी तुलना में घाटा अधिक है। व्यापक स्तर पर सार्वजनीन स्वार्थ ही परमार्थ है। परमार्थ परायण अपना निज का हित साधन तो निश्चित रूप से करते ही हैं, साथ ही चंदन वृक्ष की तरह निकटवर्ती लोगों को भी गरिमा प्रदान करते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए जिस प्राथमिक कक्षा में पढ़े बिना काम नहीं चलता वह है सेवा साधना। उच्च स्तरीय सेवा साधना में दो ही तत्व प्रमुख हैं, एक सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दूसरा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। इन दो प्रयासों को अपनाने के लिए अपने समय और साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहने का महत्व समझा जाना चाहिए। एक सुनिश्चित व्रत धारण कर उसका निर्वाह करते रहने में अपनी श्रद्धा, निष्ठा एवं मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। इसे प्रतिभा परिवर्धन की अनिवार्य फीस मानकर चलना चाहिए। युग परिवर्तन का सरंजाम इसी माध्यम से संपन्न होगा। ओम शांति। तो साथियों,
मूल्य भी चुकाया जाए। आपके पास प्रतिभा है तो उसको समाज हित में लगाते हुए उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। यही कुछ इससे संबंधित है। बाकी इसके सही वास्तविक मतलब को आप ही समझ सकते हैं। स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन का क्रम बनाए रखते हुए तो आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 35 से पढ़कर सुनाएंगे। विषय प्रतिभा के बीजांकुर हर किसी में बुद्धिमान है। आप में भी प्रतिभा तो है, बस उसे जान और समझ नहीं पा रहे हैं, उसको जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, इसी पुस्तक के इस विषय को अगले वीडियो में पढ़कर सुनते हैं कि भाई कौन से ऐसी प्रतिभा है जो हम में छुपी हुई है। ओम शांति।